आज पूरा देश एयरफोर्स डे मना रहा है और हम इस वक्त जिनके सामने खड़े हैं वो ग्रुप कैप्टन समीर गंगा खेटकर जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर एयरफोर्स का इतिहास आखिर क्या रहा है। जय हिंद। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को वायुसेना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से जो सबका प्रेम हमें दिया है, शुभकामनाएं जो दी हैं, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आपका धन्यवाद करता हूं। देखते देखते समय बीत जाता है और 90 साल हो गए। हमें सबको ये ख्याल आता होगा 90 साल, मतलब 90 सालों में क्या हुआ होगा। जी हाँ, 8 अक्टूबर 1932 में वायुसेना की स्थापना हुई थी। मैं वायुसेना इसलिए कह रहा हूं कि उस समय वो रॉयल एयरफोर्स के साथ में जुड़ी थी और उसे ऑक्सिलरी एयरफोर्स के तौर पर गठित किया गया था। और धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, वायुसेना में हवाई जहाज और आते गए और हमारे अपने देश के जो नागरिक थे वो धीरे धीरे वायुसेना में आए। और वायुसेना में एक दिन ऐसा आया जब हमारे अपने भारतीय वायुसेना अध्यक्ष बने। रॉयल ऑक्सिलरी रॉयल एयरफोर्स का दर्जा पाने के बाद में धीरे धीरे रॉयल शब्द भी हटाया गया। ये हुआ 1950 में जब हम रिपब्लिक बने, तो उस समय हम इंडियन एयरफोर्स कहलाए। और आज इंडियन एयरफोर्स की ये परिस्थिति है, ये पोजीशन है, ये उच्च स्थान हमने प्राप्त किया है, जो कि कहा जाता है कि ये विश्व की तीसरी सबसे बेहतरीन एयरफोर्स है। और ये कोई मामूली बात नहीं है। वापीटी नाम के जहाज से हमने अपना जो ये एक जर्नी जिसे कहेंगे, एक सफ़र कहेंगे, वो सफ़र शुरू किया। और वो सफ़र एक सफ़र नहीं था, वो उड़ान थी। और वो उड़ान आज जहाँ तक पहुँची है कि आज हम अपने देश में ही बने हुए जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें हमने इंडक्ट किया है और उन्हें हम उड़ा रहे हैं। और इतना ही नहीं, और देश की तरक्की आप देखिए कि वायुसेना में जो लड़ाकू जहाज हैं, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज हैं, इनकी जो हमने विदेशों से खरीदी की थी और इनका इस्तेमाल किया, इन्हें अपने लाइफ स्पैन में बहुत अच्छे से हमने उनका प्रयोग किया है, इस्तेमाल किया है। और आज जब हमारे देश में ही अलग अलग हमारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर जो जहाज बना रहे हैं, वो निर्यात भी होने की कगार पे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कहीं ना कहीं हमें ये मानना पड़ेगा कि जो वायुसेना के जो वेटरन्स हैं, उनका जो योगदान रहा है इस सेना के आर्म को एक सशक्त रूप देने में, आज का स्वरूप देने में, ये बहुत ही बेहतरीन है, सराहनीय है और हम इसका वंदन करते हैं। सर, आपका एक ध्येय स्लोगन भी है एयरफोर्स का, तो क्या उसके बारे में कुछ जनता को बताएंगे सर? जी हाँ, जो हमारा मोटो है वो है टच द स्काई विद ग्लोरी। और ये भगवत गीता के चैप्टर में से लिया गया है, जिसमें जो विश्व रूप का दर्शन करते हैं कि वो विश्व रूप इतना बड़ा होता है कि अर्जुन जब देखते हैं तो कृष्ण भगवान बताते हैं कि ये जो रूप है ये आपका आसमान को भी छूता हुआ नजर आता है। और उसकी जो ग्लोरी है, जो उसकी महिमा है या जो उसका तेज है, वो देखते ही बनता है। और यही हमारे लिए एक मूल मंत्र रहा है जिसकी तरफ हम देखकर आगे बढ़ते गए हैं। और ये तो आसमान को छूने वाली बात तो अब यहाँ तक हो गई कि हम स्पेस को भी छू रहे हैं। तो एक स्पेस फोर्स भी बन रही है वायुसेना, या बन गई है हम कह सकते हैं। और इस तरह से जो प्रगति हुई है, एक एक छोटी छोटी चीज, एक एक छोटी छोटी ईंट जो नींव में रखी गई है, आज उसकी इमारत हम देख रहे हैं और वो इमारत गगनचुंबी है। सर, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि एयरफोर्स का जो कलर रखा गया है वो नीला, आसमानी और सफेद है, तो क्या इस जो कॉम्बिनेशन रखा गया है इसके पीछे कोई राज है सर? ये तो आसमान के रंगों से ही जुड़ा है और इसमें एक अद्भुत प्रेरणा मिलती है। और अगर आप भारतीय वायुसेना सॉन्ग जिसे कहते हैं उसके बारे में बात करें तो सूर्य के वीरों लो अभिनंदन, ये कहा जाता है। उसके जो पहले बोल हैं, तो सूर्य के वीर जो हैं वो आसमान में ही तो भरारी लेंगे, और जब आसमान में उड़ेंगे तो नीले रंग में, तो वो रंग की जो छटा है वो हमारे ऊपर है। सर, एक चीज ये जानना चाहूंगा कि पहले नाम आते थे कि जैसे हंटर विमान हो गए आपके, मिग मिग 22 हो गया आपका, सुखोई हो गया,
तो जो ये विमान जो चेंज होते जा रहे हैं, तो इसका कुछ एक रूपरेखा बता पाएंगे कि इसकी किस तरह की कार्यशैली थी, तब आप किस तरह इसका इस्तेमाल करते थे, किस तरह से फाइट करते थे, अब नई तकनीकी आ गई है तो उससे आपको क्या सहायता मिलती है फाइट करने में? अवश्य। जो शुरू के विमान थे, पुराने विमानों में कहा जाता था कि स्क्रू ड्राइवर और स्पैनर लेके इनका मेंटेनेंस होता था। इसमें जो हमारे पायलट उड़ान भरते थे, उन्हें हर तरह से अपनी स्किल पे, अपनी समझबूझ पे और अपनी ट्रेनिंग पे ही निर्भर रहना पड़ता था। और आपातकाल के लिए उनके पास में कोई ज़्यादा यंत्र नहीं थे जो उन्हें बताएं कि परिस्थिति बाहर कुछ और है और या आपके इसमें कोई खराबी है। आज की डेट में जो हमारे पास तकनीक है वो एकदम अत्याधुनिक है। विश्व की सबसे अच्छी अच्छी तकनीकें हमारे पास इस्तेमाल हो रही हैं, चाहे वो एयर डिफेंस को लीजिए, चाहे आप एवियोनिक्स, जो कि हवाई जहाज के ऊपर की जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है उसे एवियोनिक्स कहते हैं, तो एवियोनिक्स हो गई। उसके बाद वेपन सिस्टम्स हो गई। वेपन सिस्टम्स के बाद में अगर हम फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम कहते हैं वो बेहतरीन है। फिर हमारी एटीसी की जो सिस्टम काम करती है वो भी एकदम आधुनिक है। इस तरह से हमने अलग अलग तरह के विमान भी हमने लिए हैं जिनके ऊपर अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जिसे कहते हैं। उसके बाद में अगर समझ लीजिए कि आपके हवाई जहाज पर किसी मिसाइल का अटैक होता है या लॉक इन होता है, तो उसमें से निकलने के लिए जैसे फ्लेयर्स आपने देखे होंगे आज, जो अलग अलग विमानों से फ्लेयर्स निकालते हैं, तो ये जो फ्लेयर्स हैं ये मिसाइल को मिसगाइड कर देते हैं और आपका जहाज़, वायुसेना का जो जहाज़ है वो आगे निकल आता है सुरक्षित। तो यहाँ तक कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। आज आपने हमारी सर्जिकल स्ट्राइक्स में भी हमारी कैपेबिलिटी देख ली है वायुसेना की। और तकनीक के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि ट्रेनिंग। तो वायुसेना में ट्रेनिंग पे बहुत अधिक महत्व दिया गया है और कहते हैं कि इफ़ यू स्वेट मोर इन पीस देन यू ब्लीड लेस इन वॉर। तो हम जो पीस टाइम में जो मेहनत करते हैं, जो अपनी ट्रेनिंग में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं रखते हैं, उसका नतीजा होता है कि जब हमें कोई भी रिक्वायरमेंट वायुसेना के ऊपर आती है तो वायुसेना अपना कर्तव्य करने में हमेशा तत्पर रहती है और उसे बखूबी निभाती है। सर, एक चीज और जानना चाहूंगा कि जब कोई एयरफोर्स में पायलट बनता है, या हमारे देश के बहुत सारे युवा भी पायलट बनना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिशें होती हैं, तो आखिर एक पायलट किस तरह के पड़ाव को पार करने के बाद ही उसको एक फाइटर प्लेन मिलता है? देखिए, हर स्टेज में सिलेक्शन प्रोसेस है। जैसे आप जब बेसिक जो भी सिलेक्शन के एक अपने आप में एक पूरा बड़ा लंबा विषय है, तो अलग अलग तरीके से एंट्री होती है एयरफोर्स में। और उन एंट्रीज के बाद में जब पायलट बनने के लिए बेसिक ट्रेनिंग में जाते हैं, एयरफोर्स एकेडमी है दुंडीगल हैदराबाद में, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है और उसमें भी मेरिट और आपकी कैपेबिलिटी देख के फिर आपको अलग अलग स्ट्रीम्स दी जाती हैं और उस हिसाब से सिलेक्शन होता है। तो हर लेवल पे सिलेक्शन है। उसके बाद समझ लीजिए कि आप एक प्रकार के विमान पे आप ट्रेन हो भी जाते हैं। फाइटर स्ट्रीम की अगर हम बात करें, तो अगर आगे जाके उन्हें दूसरे विमान पे जाना होता है तो फिर से उसकी ट्रेनिंग होती है। तो इस तरह से ट्रेनिंग का सिलसिला चलता ही रहता है। और कहते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और यहाँ पे तो यंग रहना है एयरफोर्स को हमेशा। और सर, मैं देख रहा हूँ एयरफोर्स का काम केवल आज की डेट में फाइट करना नहीं है, और बहुत सारी चीजों में वो मतलब अग्रसर हो रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर के वो कहीं भी बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए भी वो कार्य कर रहा है। दूसरी बात है कि वो खेल कूद जगत में भी वो अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे सर? बिल्कुल। ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ जो ऑपरेशंस होते हैं, चाहे बाढ़ हो जाए, चाहे भूकंप आ जाए, ऐसी कोई भी विपदा आती है जो नैसर्गिक हो, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है मनुष्य का, और हमें तत्पर और तुरंत कुछ ना कुछ वहाँ पे सुविधा देनी है, तो अब वायुसेना की हमारी देखिए पहुंच कहाँ तक हो गई है कि सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, आपको अगर याद होगा कि नेपाल में जब भूकंप आया था तब हमारी वायुसेना सबसे पहले वहाँ पहुंची थी सहायता के लिए। और इस तरह से अभी हम सक्षम हैं। अभी जब हम देखते हैं कि हमारे नागरिकों को दूसरे देशों में से किसी भी आपात परिस्थिति में, चाहे युद्ध हो, चाहे कोई और परिस्थिति हो, वहाँ की गृह परिस्थिति हो, हमें अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालना है, तो हम अलग अलग ऑपरेशंस करते हैं और उनमें से उनको लेके आते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे पास में लिफ्ट कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। हमारे पास में जो सहायता देने की काबिलियत है वो भी काफ़ी अच्छी है।
चाहे हाई एल्टीट्यूड पे हो, चाहे समुद्र में हो, चाहे कुछ हो। तो इसके लिए हम हमेशा तैयार हैं, और ये एक निरंतर हमें इसमें अपनी जो क्षमता है उसको बढ़ाए रखना है, और उसकी तरफ हमेशा हमारा ध्यान होता है, उसमें हम कोई ढिलाई नहीं करते। उसी का ये नतीजा है कि आज हम ये सब चीज़ें करते हैं। और इतना सब करने के लिए आपका जो माइंड है वो फ्रेश होना चाहिए, आपकी जो चुस्ती है वो बरकरार होनी चाहिए। और खेलकूद एक सबसे बड़ा माध्यम है जिससे ये हो सकता है। और खेल से कई सारी एडवांटेजेस हैं, कई सारे फायदे हैं, जैसे टीम स्पिरिट बढ़ती है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ती है, कुछ करने का, कुछ गोल बनाकर उस गोल को हासिल करने का और उसके आगे निकलने का। ये एक जो मज़ा खेल में है वो वायुसेना के लिए काफ़ी ज़रूरी है, ये हमारे जीवन में आता है। और एक एडवर्टाइजमेंट अगर आपने शायद देखी होगी वायुसेना की, जिसमें कहा गया है कि इन अदर ऑर्गेनाइजेशंस और जॉब्स यू आर आस्क्ड टू मीट द टारगेट्स, whereas एयरफोर्स इज वन ऑर्गेनाइजेशन जहां आपको टारगेट को शूट डाउन करना है। तो ये एक अंतर है। और देखिए आप मतलब हर तरफ एक एक कदम आगे जैसे बात सोचते हैं, तो जहाँ पे कहते हैं कि आपकी सोच खत्म होती है वहाँ हमारी सोच शुरू होती है। तो जहाँ पे हमें विपदा आती है वहाँ से वायुसेना का कार्य शुरू होता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी जैसे रसिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है और इसमें भी बहुत सारे भारतीयों को रेस्क्यू किया गया, तो उसमें एयरफोर्स का बहुत बड़ा योगदान था। तो उस रेस्क्यू करने में क्या आपको कोई प्रॉब्लम आई, या किस तरह से आपने उसकी टीम गठित की और किस प्रकार से भारतीयों को आप यहाँ तक ले आए, उसके बारे में कुछ सर प्रकाश डालेंगे? देखिए चैलेंजेस तो सभी जगह आते हैं, इनके बारे में तो काफ़ी अभी चर्चा हो चुकी है। इवन आपने ये भी देखा होगा कि कोरोना समय भी काफ़ी चैलेंजेस थे, लेकिन भारतीय वायुसेना हमेशा तत्पर रही है। और इन चैलेंजेस तो आने ही हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि एकदम साधारण है, आसानी से है, आपने फटाफट निकले और आप काम करके आ गए, ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये टीम एफर्ट होती है, कंसर्टेड एफर्ट होती है और एक डिटर्मिनेशन होती है। उसके इन सब चीज़ों को जोड़ के जब चीज़ें होती हैं तो हम इस तरह के कार्य भी बड़ी सकुशलता से कर पाते हैं। सर आप हमारे जो देश में जो युवा हैं, कहते हैं कि हमारा देश इस वक्त सबसे जवान माना जाता है क्योंकि 70% से ज्यादा युवा हैं, तो हमारे युवाओं को सर कोई संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए संदेश की अगर हम बात कहें तो आप बहुत बहुत ही सिंपल से मैं बात कहूंगा कि आप वायुसेना के ऑपरेशंस को जस्ट फॉलो करिए, आप हमारी वेबसाइट फॉलो करिए, आप रक्षा मंत्रालय के जो ट्विटर हैंडल्स हैं उनको फॉलो करिए। आपको उसी से इतनी ज्यादा जानकारी मिलेगी और इतना प्रोत्साहन मिलेगा। भले ही आप फौज में आने के लिए ना करें, आप अपने जीवन में वहां से प्रेरणा बड़े अच्छे से ले सकते हैं। और एक आपको ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर चीज में यहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ पे बहुत अलग अलग लेवल पे काम होता है, अलग अलग इंटरेस्ट में काम होता है। तो जब हम देखते हैं इन कार्यक्रमों के बारे में हमें जानकारी मिलती है वेबसाइट से और हमारे ट्विटर हैंडल से, तो फिर आपको रियलाइज होता है धीरे धीरे कि अच्छा ऐसा भी होता है, ये भी होता है, अच्छा ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ है, और उससे प्रेरणा मिलती है। तो ये मेरे ख्याल से युवाओं को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि जरूर हमारे सोशल मीडिया इनको फॉलो करें, न्यूज़ को, और वायुसेना की गतिविधियों के साथ में जुड़े रहें और वहां से प्रेरणा लें और अपने जीवन को और अपने देश के लिए जो भी अच्छा काम करना चाहते हैं अपने जीवन के लिए, अपने देश के लिए, और इतना ही देश के लिए क्यों, ह्यूमैनिटी के लिए, तो बिल्कुल उसमें उन्हें सफलता प्राप्त होगी। और सफलता उनकी प्राप्त होने के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। सर जिस तरह से हम दिवाली, होली या दशहरा, नवरात्रि त्योहार मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, उसी तरह जैसे इंडियन फोर्स डे है या आर्मी डे है, क्या वो हर घर में नहीं बनाना चाहिए? देखिए ये तो हर एक की अपनी खुद की जो जो फीलिंग्स हैं या जो वो करना चाहते हैं, पर मनाने का एक और बहुत सिंपल सा तरीका होता है, वो है जज्बा। और वो जज्बा सबके दिलों में है, ये हमें दिखाई देता है, और इससे हमें भी काफ़ी अच्छी प्रेरणा मिलती है, हमें उत्साह मिलता है, और इसके लिए हम देशवासियों का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर।
बहुत आपका शुक्रिया, और आज आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। और हम देशवासियों से कहना चाहेंगे कि आज इंडियन एयरफोर्स डे है और हम सबको इसको मनाना चाहिए, और सभी देशवासी इसको मनाते हैं। और जिस तरह एक सैनिक में जज्बा होता है, सर का सही कहना है, उस तरह हर नागरिक में एक जज्बा होना चाहिए, और हर किसी मजबूर व्यक्ति की सहायता करना ही एक सबसे बड़ा जज्बा है, और शायद यही आर्मी हमको प्रेरणा देती है। जय हिंद, जय भारत।